बच्चों, आज आपके सामने जो क्लास का टॉपिक साइंस का चल रहा था उसका दूसरा वीडियो आपके सामने है। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन को देखा था और परावर्तन के नियम और कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं को हमने देखा था। पहले बच्चों, पिछला जो साइंस का वीडियो रहा वह गोलीय दर्पण तक चला था। जैसा कि हम एक बार पुनः गोली दर्पण के बारे में आपको बता देते हैं। पहले बच्चों, गोलीय दर्पण आपको बताया गया था कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। उसके एक तल पर चांदी अथवा पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक बताया गया था अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है तथा उभरा हुआ तल कलई करके पेंट लगा होता है लाल ऑक्साइड का। और उत्तल दर्पण जो होता है इसमें उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है और दबा हुआ तल चांदी अथवा पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। यहाँ तक हम पहुंचे थे बच्चों। इसके बाद आज आपको प्रकाश के परावर्तन वाले इस चैप्टर में हम गोलीय दर्पण को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं और गोलीय दर्पण की परिभाषा हम फिर से लिखेंगे। आपको बताया था गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, आपको परिभाषा याद होगी। पहले बच्चों, साइंस के इस वीडियो में जो भी आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं, आप नोट्स अच्छे से तैयार करते रहेंगे। बिना नोट्स तैयार किए साइंस का पढ़ना देखना बेकार है सब। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, वह भाग जिसके एक तल पर चांदी अथवा पारे की कलई करके लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण के बारे में बताया गया था। हम मान लेते हैं कि कांच का खोखला गोला है, आपके सामने बना दिया गया कांच का खोखला गोला। अब इसको हम अंदर से पेंट कर दे रहे हैं। पेंट करने से पहले इसको हम काट लेंगे इस तरह से। इसका एक केंद्र होगा और केंद्र से ये रेखा गई है, यहाँ पे देखिए। सारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि ये कांच का खोखला गोला है और एक केंद्र है।
इसको हम C कहेंगे, और यहाँ पे ध्रुव होगा। ये लाइन मुख्य अक्ष है। इस दर्पण का नाम अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। एक दूसरा गोला लेते हैं, सॉरी मेरे बच्चों गलती हुई यहाँ पे। अगर हम बाहर से पेंट करते हैं और ये केंद्र, तो यहाँ पे हमें ध्रुव P प्राप्त होगा। यहाँ पे केंद्र, इसका नाम वक्रता केंद्र है। ये लाइन मुख्य अक्ष है, और ये दर्पण जो खोखला गोला यहाँ से काटा गया। यहाँ पे जो दर्पण तैयार होता है ये अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या था? कांच का खोखला गोला लिया, इसको काट दिया और पेंट लगा दिया, अंदर की तरफ से दबे हुए तल पे पेंट लगा दिया। इसमें भी केंद्र है। ये लाइन मुख्य अक्ष होगी, और ये C है। यहाँ पे बिंदु P, ध्रुव। आप देख रहे होंगे इसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल है, इसका दबा हुआ तल परावर्तक तल है। ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आप गोलीय दर्पण में दोनों चित्र बना लेंगे। इसके बाद उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा हम इसके बाद देख लेंगे। आप नोट तैयार करते रहेंगे, इसको उतारते रहेंगे। इसके गोली दर्पण के नीचे दोनों फिगर बना लेंगे, अभी जो बनाया था हमने। हम अवतल दर्पण की परिभाषा पहले देखते हैं। अवतल दर्पण की परिभाषा। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। अब इसमें लिखा जाएगा वह गोलीय दर्पण। क्योंकि हमने गोलीय दर्पण की परिभाषा यहाँ पे लिख दी है, तो हम सीधा सीधा कह लेंगे गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, जिसका दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, और उभरे हुए तल पर कलई होती है। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। ये पिछले वीडियो में हो चुका था। अवतल दर्पण की चित्र कैसे बनाएंगे? हम ऐसे ही बनाएंगे। ये लाइन मुख्य अक्ष होगी, और ये जो कटा हुआ भाग है, जिस गोले का भाग होगा, उसका केंद्र वक्रता केंद्र C होगा। यहाँ पे परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु ये ध्रुव P होगा, और ये लाइन मुख्य अक्ष होगी। और अवतल दर्पण के नीचे इस तरह का चित्र बना के इसके नीचे आप अवतल दर्पण लिख लेंगे। मेरे बच्चों, मुझे लग रहा है समझ रहे होंगे आप। इसके बाद हम उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर
उत्तल दर्पण में क्या था, कुछ नहीं है, ये सब देख चुके हैं, आप जानते भी हैं, आपको आ भी रहा होगा कि उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है तथा दबा हुआ तल कलई होता है। इसका चित्र कैसे बनेगा, इस तरह से आप देख रहे होंगे कि कोई गोला है और इसको इस तरह से काट दिया गया और इसके अंदर वाले पोर्शन पे हमने पेंट लगा दिया है। तो इस प्रकार जो दर्पण तैयार होगा उत्तल दर्पण होगा। तो उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा, यानी केंद्र होगा दाईं तरफ होगा ये C और ये ध्रुव P है और इसका नाम है उत्तल दर्पण। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। यहां तक हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। अगली हेडिंग आती है आपकी गोलीय दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। Definitions related with spherical mirror। प्यारे बच्चों, 5-7 परिभाषाएं इस हेडिंग के अंतर्गत आती हैं, उनको हम धीरे धीरे करके समझ लेते हैं और उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है, आपसे अगर कोई पूछे कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो हम सबसे नंबर 1 पे देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जान जाएंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं हैं उसको हम रोमन में 1 करके लिख रहे हैं। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ नहीं कहना, बिल्कुल आसान परिभाषा है। आप तुरंत, जैसे आपके सामने या आपके कानों में सुनाई पड़ेगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि कांच का खोखला गोला, क्योंकि गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो गोला है तो उसका केंद्र होगा, तो जो गोले का केंद्र होगा वही गोलीय दर्पण का भी वक्रता केंद्र होगा। गोले का केंद्र होगा वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। तो बहुत आसान परिभाषा है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का, जिस कांच के खोखले
खोखले गोले का भाग होता है। उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस परिभाषा को। इसके बाद आप देखेंगे दूसरी हेडिंग गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की। वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों, जिस तरह से आपने वक्रता केंद्र के बारे में बता दिया, उसी तरह से आप वक्रता त्रिज्या के बारे में भी बताएंगे। जैसे हमने मान लिया कि कांच का खोखला गोला है, ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से यानी परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है त्रिज्या होगी। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। क्योंकि गोले की त्रिज्या है, तो गोले की त्रिज्या है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। यही गोले की जो त्रिज्या है, यही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। यह उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए लागू होगा। तो वक्रता त्रिज्या में हम क्या बताएंगे? यही सेम परिभाषा, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बच्चों, इन परिभाषाओं को आप नोट करेंगे और नोट करने के साथ साथ अपने मस्तिष्क में इनको रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं और मुझे लगता है कि एक बार इसको ध्यान से याद कर लेने पर या पढ़ लेने पर ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद आ जाता है ध्रुव। इसके नीचे तीसरा नंबर देख लेते हैं, ध्रुव। पोल। ध्रुव किसे कहते हैं? हम ऊपर मिटा दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लिख चुके होंगे। जैसे अगर हम बना लेते हैं, ये आप देख रहे होंगे आपके सामने, ये उत्तल दर्पण बनाया हमने। ये परावर्तक तल है। एक तरफ पेंट लगाया, दूसरा तल परावर्तक तल है। इसी दूसरे तल के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल दें, घर में आपने कढ़ाई देखी होगी, कढ़ाई जिसमें सब्जी बनाई जाती है। कढ़ाई को उल्टा करके रख दिया जाए तो उत्तल दर्पण के लिए ये होगा। अगर उल्टा करके रखेंगे तो इस तरह से कुछ होगा।
पेंट अंदर की तरफ लगा होगा। ये कड़ाही का जो उच्चतम बिंदु होगा यही ध्रुव होगा। अगर हम बात करें अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण को हम सीधा रख दें, ये कड़ाही हमने रख दिया है। आप चूंकि जानते हैं कि अवतल दर्पण में दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, तो इसमें अंदर की तरफ से जो मध्य बिंदु होगा एकदम बीच में जो आएगा वह बिंदु ध्रुव कहलाएगा। तो ध्रुव की परिभाषा बड़ा आसान है, आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव की परिभाषा आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद हमारी चौथी परिभाषा, गोलीय दर्पणों से संबंधित जो चौथी परिभाषा निकल के आती है, बनती है, यहाँ पे मुख्य अक्ष लिखा हुआ है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था, ये आपसे अगर पूछेंगे कौन सा दर्पण है तो आप बता देंगे कि अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण बताएंगे? अवतल दर्पण। तो आपने देखा था कि इसके पहले वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र देखा था, ध्रुव भी देख चुके हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्रुव को P से व्यक्त करते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं, ध्रुव को P से व्यक्त करते हैं। तो ये अवतल दर्पण है, इसी बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे C था, हमने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र वाले पोर्शन में आप लिख देंगे वक्रता केंद्र को हम C से व्यक्त करते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष की परिभाषा कैसे बनेगी? गोलीय दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए बात लागू होता है। ये ध्रुव P है, इस तरफ C है। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको आप याद रखेंगे, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में इनको जब ज़्यादा पूछा जाता है तो उस तरह से एग्जाम में तो बहुत कम आते हैं, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्नों में इनको पूछा जाता है। तो हमने क्या बताया आपको? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से जाने वाली, ध्रुव से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं।
इसके बाद 5वें नंबर की परिभाषा जो हमारी आती है, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक दर्पण का द्वारक अपर्चर मिरर। बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे दर्पण के द्वारक को अच्छे से समझना आपको। दर्पण का द्वारक क्या होता है। जैसे हमने एक कांच का खोखला गोला लिया, कांच का खोखला गोला लिया, अगर हम यहाँ से काट देते हैं तो काटेंगे यहाँ से तब भी दर्पण तैयार होगा। अगर दूसरे गोले की बात करें, यहाँ से काट दें तब भी दर्पण तैयार होगा, यहाँ से काट दें तब भी दर्पण तैयार होगा। बच्चों ध्यान देंगे, आप द्वारक को समझना है आपको। द्वारक क्या होता है। यहाँ पे काट दिया गया, ये छोटा है। जो अगर मान लेते हैं जो तीनों खोखले गोले हैं एक ही त्रिज्या के हैं, इनका मतलब इनका आकार समान होगा। ये छोटा काटा गया, ये इससे बड़ा काटा गया, ये इससे बड़ा काटा गया। तो जो दर्पण का द्वारक होगा वो परावर्तक तल के व्यास को लिया जाएगा। परावर्तक तल का व्यास का मतलब, जैसे गोला है, अंदर से अगर देखेंगे, काटने के बाद अगर अंदर से देखेंगे तब भी उसको कहेंगे आप गोलाकार। बाहर से देखेंगे तब भी गोलाकार कहेंगे। तो यहाँ पे एक स्थिति ऐसी बनेगी, आपको यहाँ से देख रहे होंगे, इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, एक इस तरह से ये वाला पोर्शन, एक ऐसे ही वृत्त बनेगा। इसी की जो व्यास होती है, इसी को व्यास को, इसको हम कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल का जो व्यास होता है, इसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो सरल भाषा में परिभाषा आप याद रखेंगे। अच्छा, दर्पण का द्वारक यहाँ पे देखिए इस तरह से बनेगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से भी दिखाई दे रहा होगा। तो दर्पण का जो द्वारक होता है, परावर्तक तल का व्यास होता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। प्यारे बच्चों, दर्पण के द्वारक का जिक्र आपके इस चैप्टर में जब वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताया जाएगा तो वहां पर एक बार नाम लिया जाएगा कि दर्पण का द्वारक। इसके अलावा आपके इस चैप्टर में, आप पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में कहीं दर्पण के द्वारक का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जब आपको बताया जाएगा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, तब वहां पे लगेगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं अगली परिभाषा जो छठी बनती है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। जो छठी परिभाषा होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा मुख्य
फोकस, प्रिंसिपल, फोकल, फोकल कह लीजिए या फोकस कह दीजिए, जो भी लिखना हो लिखिए। तो हाँ, तो बच्चों, मुख्य फोकस की परिभाषा हमारी कैसे बनेगी, क्या होगी? ध्यान से दोनों चित्रों को देखेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें बतानी है आपको। पिछले वीडियो में हमने देखा था पिछले वीडियो को, तो उसमें अभिसारी और अपसारी शब्द हमें मिले थे। तो हमने वहाँ पे बताया था कि आपको जब मुख्य फोकस बताएंगे तब वहाँ पे हम इस बातों को क्लियर करेंगे। तो अभिसारी और अपसारी को भी देख लेते हैं और मुख्य फोकस की परिभाषा भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान देना आप कि ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। अगर हम आपसे बात करें कि वक्रता केंद्र इसका अवतल दर्पण का ध्रुव, जहां परावर्तक तल है उसी के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और ध्रुव के बाईं ओर वक्रता केंद्र होता है अवतल दर्पण में। जबकि उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, परंतु इसका जो वक्रता केंद्र होता है गोलीय दर्पण के दाईं तरफ होता है। इसको हम सी कहेंगे। वक्रता केंद्र को हम सी से व्यक्त करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस की परिभाषा कैसे बनेगी, क्या होगी? तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये चूंकि ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हम रेखाओं को खींच रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं हमने खींच दी। तो मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं खींची गई। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, चूंकि आपको पता है कि दर्पण का परावर्तक तल इस तरफ है, तो प्रकाश किरणें यहां से परावर्तित होंगी। परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगी, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगी इस तरह से, यानी एक बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें मिलेंगी। जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखिए प्रकाश किरण जा रही है और यहाँ पे टकराने के बाद इस बिंदु से गई, ये किरणें गई, यहाँ से टकराने के बाद इसका परावर्तन हुआ, इसी बिंदु से गई। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, यहाँ से परावर्तन हुआ और ये मुख्य जिस बिंदु पर किरणें मिल रही तो उसी बिंदु से जा रही और ये भी उसी बिंदु से जा रही। तो जिस बिंदु पर सभी किरणें केंद्रित होती हैं या मिलती हैं, उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे यफ से व्यक्त करते हैं। ये तो परिभाषा बनती है अवतल दर्पण के लिए। लेकिन उत्तल में क्या होता है? प्रकाश की किरणें जाती तो हैं, लेकिन परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है इस तरह से। पीछे आप देख रहे हैं डाट डाट करके मिलाया जा रहा है। जब प्रतिबिंब बता रहे थे तो वहां पे एक शब्द लिया गया था आभास। आभास शब्द मिला था आपको, यानी आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यहीं से आप समझ जाएंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्यों कहा गया था।
ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं, जाती हैं और दर्पण से टकराती हैं। टकराने के बाद ये परावर्तन इनका हो जाता है और ये मुख्य अक्ष से दूर हट जाती हैं। परंतु इनको पीछे जब बढ़ाया जाता है, ऐसा होता नहीं है प्रकाश की किरणें दर्पण के पीछे जाती हैं, लेकिन इनको जब पीछे बढ़ाया जाता है तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को हम एफ कहते हैं। उसी बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो ध्यान देंगे, अवतल दर्पण में जिस बिंदु पर केंद्रित होती है और उत्तल दर्पण में जिस बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है। जैसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे केंद्रित हो रही, होती नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हो रही है, वास्तव में नहीं होती, ऐसा लग रहा है, ऐसा माना जाता है। तो ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे, हमसे कोई पूछे, तो क्या बताना है परीक्षा में? मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं? और फोकस दूरी बताइए। तो बच्चों आप बताएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन इसमें भी हो रहा है, परावर्तन इसमें भी हो रहा है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, किसमें मिलती है? अवतल दर्पण में मिलती है, अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। किसमें मिलती हुई प्रतीत होती है? उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। स्याही फिल कर लें थोड़ा सा। प्यारे बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो में कोई कमी हो, समझ में ना आए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यदि आप समझ पाए हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो हम मुख्य फोकस की परिभाषा यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ऊपर मिटा दे रहे हैं। हेडिंग में ये है मुख्य फोकस में। इस चित्र भी बनाना, आपको हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद इसके नीचे आपको लिखना है जो ऊपर परिभाषा लिखी जा रही मुख्य फोकस की, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मुझे लग रहा है समझ पाए होंगे। मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती है, ब्रैकेट में आपको लिखना है अवतल दर्पण, ब्रैकेट में आपको लिखना है अवतल दर्पण, अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ब्रैकेट में क्या लिखना है? किसमें मिलती हुई प्रतीत होती है?
उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ब्रैकेट में आप लिखेंगे उत्तल दर्पण। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु या वह बिंदु मुख्य फोकस होता है। वह बिंदु मुख्य फोकस होता है। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, मुख्य फोकस में पहले आप चित्र बनाएंगे, फिर परिभाषा लिखेंगे। मुझे लग रहा है कि आप वीडियो को रोककर चित्र बना लेंगे, इसके बाद आप परिभाषा लिखेंगे। इसके बाद हम तुरंत फोकस दूरी के बारे में, 2 परिभाषाएं और शेष रह गई हैं, इसे मिटाकर हम फोकस दूरी की परिभाषा आपको बता रहे हैं। चित्र यही रहेगा। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, प्यारे बच्चों, फोकस दूरी जैसे आपने लिखा था वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी तरह से फोकस दूरी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, कौन सा फोकस? मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ भी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। तो आप समझ पाए होंगे, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। इसके बाद बचता है फोकस तल। फोकस दूरी की परिभाषा आप लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। यदि हमारी पढ़ाने की गति तेज हो तब भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, अगर हमारी गति धीमी हो तब भी लिख कर बताएं। जैसा आप चाहेंगे उसी तरह से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि शुरुआत के वीडियो में प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। कैमरे के सामने बोलना थोड़ा सा पहली बार हो रहा था हमारे द्वारा, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही थी, और धीरे धीरे अब आदत बन रही है तो शायद कुछ अच्छा हम कर पाएँ। फोकस तल, फोकस तल, फोकल प्लेन। बच्चों, आपने देखा था, इसको समझना थोड़ा सा, कुछ है नहीं। ये अवतल दर्पण आपके सामने हम बना दे रहे हैं। अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, ये बिंदु ध्रुव है P,
यहाँ पे F आता है, यहाँ पे होता है C। बच्चों आप ध्यान देंगे, फोकस तल किसे कहते हैं? यहाँ से एक तल गुजार दें, तल। तल क्या है? तल हम आपको बताएं, ये तल है, ये तल। और इसी फोकस से अगर हम तल गुजारें तो हमें एक तल ऐसे ही प्राप्त होगा। अगर ये 3 डायमेंशनल होता, त्रिविमीय होता, तो हम आपको दिखा पाते हैं। ये तल है, ये फोकस तल कैसे बनेगा? मुख्य अक्ष के लंबवत। क्योंकि ये कैसे रखना है? मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी मुख्य अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाना चाहिए। मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा है, यहाँ पे लिखेंगे। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से गुजरने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत, गुजरने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं देख रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को हम पूरा कर लिए हैं। अब इसके बाद आपको देखना है आगे। आगे क्या देखना है? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं आप देख चुके हैं। अब देखना हमें क्या है? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परीक्षा में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब खींचने के नियम। laws of making image, making image form। प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम। कितने नियम हैं? 3 नियम। तो गोलीय दर्पण से संबंधित जो प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहले आप लिखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण या गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब खींचने के निम्नलिखित 3 नियम, या लिख दें डायरेक्ट, खींचने के 3 नियम हैं। पहला है, पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे। पहले हम चित्र बना के आपको समझा दें। इसमें चित्र भी आपको बनाना है। ये हम आपके सामने दर्पण बना रहे हैं, आप चित्र देखकर जान जा रहे होंगे कि हम कौन सा दर्पण बना रहे हैं।
ये अवतल दर्पण हमने बनाया है, ये ध्रुव P है और यहाँ पर F होगा और यहाँ पर C होगा। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य में ही F होता है। आपको आगे संबंध एक बताया जाएगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो वहाँ पर आता है R बराबर 2F, इतना F है और इतना भी F होगा, तो यहाँ इतनी दूरी R हो जाती है, इतना F है और इतना भी F है, तो F और F मिलके 2F हो जाते हैं और 2F किसके बराबर होता है? R के। ये संबंध आपको बताया जाएगा इस हेडिंग के बाद, आपको ये संबंध बताया जाएगा। लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे, ये हमने आपके सामने अवतल दर्पण बनाया है और दूसरा चित्र इसी के साथ उत्तल दर्पण बना दे रहे हैं। ये आपके सामने हमने बनाया है उत्तल दर्पण। ये परम ध्रुव है, ये F और AC नहीं होगा। हमने आपको पहले ही बताया था, ये F है और ये C है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे कि उत्तल दर्पण में फोकस, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र किस तरफ होते हैं? दाईं तरफ, और अवतल दर्पण में बाईं तरफ। ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो इसमें हम पहले नियम में हमें क्या लिखना है? ये आपको पता है कि रेखा जो दिखाई दे रही है CFP और PFC, ये मुख्य अक्ष है। ये लाइन कौन सी रेखा है? मुख्य अक्ष। ये लाइन कौन सी है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, ध्यान देना, ये चीज लगता है इनका यूज होना है। प्रतिबिंब खींचने के नियम हैं, ये गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं। इसमें तो जा रही हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती नहीं। मुख्य फोकस से ऐसा लग रहा है, से जा नहीं रही, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्य फोकस से जा रही है। वास्तव में जाती नहीं है मुख्य फोकस से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से जा रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि लग रहा है कि मुख्य फोकस से जा रही है। तो मुख्य फोकस से जाती हैं, इसमें मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो हमें इसमें लिखना क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं। किससे जाती हैं? ब्रैकेट में लिखेंगे अवतल दर्पण, तथा मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर तो लिख चुके हैं पहले, इसमें भी वही है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं, ब्रैकेट में इतना, अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं। किसमें? उत्तल दर्पण में। तो इसकी परिभाषा हम, यानी जो पहला नियम है, लिख दे रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात का मतलब बाद, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। ब्रैकेट में लिखेंगे आप
अवतल दर्पण अथवा जाती हुई प्रतीत, जाती नहीं है, जाती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट में उत्तल दर्पण। इसके बाद हम देखते हैं नियम नंबर दूसरा। मुझे उम्मीद है कि आपको पहला नियम समझ में आया होगा। नियम नंबर दूसरा देखते हैं। ध्यान देंगे तो शायद मजा आएगा, नहीं तो मुझे लगता है ध्यान नहीं देंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। दूसरा नियम देखते हैं, प्रतिबिंब खींचने का जो दूसरा नियम है। मुख्य फोकस से जाने वाली, अब की बार क्या लिखना है, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, इसमें मुख्य फोकस से जा रहे हैं, इसमें मुख्य फोकस से जाती नहीं, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, इसमें मुख्य फोकस से जाती हैं, इसमें मुख्य फोकस की ओर जाने वाली। ये मुख्य फोकस से जा रही हैं, मुख्य फोकस की ओर जा रही हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, मुख्य फोकस से जा रही हैं, मुख्य फोकस की ओर जा रही हैं। परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें भी प्रकाश की किरणें यहाँ से तो आती हैं, यहीं टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इधर नहीं जाती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसी मुख्य फोकस की ओर जा रही हैं। तो ये आपको पता है कि ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। मित्रों आप ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे हम मुख्य फोकस से जाने वाली, मुख्य फोकस से जाने वाली, मुख्य फोकस से जाने वाली, ब्रैकेट में आप लिखेंगे अवतल दर्पण अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली। मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, ब्रैकेट में हमें लिखना है उत्तल दर्पण। मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती, अक्ष के समांतर हो जाती। तो मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के दूसरे नियम को भी। और दूसरा नियम लिखेंगे, सबसे पहले आप चित्र बनाएंगे, उसके नीचे आप लिखेंगे। और तीसरा नियम शेष बचता है, उसे भी हम देख लेते हैं। तो हमसे मिटा रहे हैं। तीसरा नियम क्या है? प्रतिबिंब खींचने का जो तीसरा नियम
वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें, इसमें देखिए जा रही हैं, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। इसमें क्या होता है, वक्रता केंद्र से जाती नहीं है की ओर देखिए जाती हुई प्रतीत हो रही है, जाती नहीं है, जाती हुई प्रतीत है, वास्तव में यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती प्रकाश किरणें। प्रकाश किरणें यहाँ से आती हैं, यहाँ टकराने के बाद, यहीं से टकराने के बाद वापस लौट जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र की ओर जा रही हैं। इसमें क्या है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। और इसमें क्या, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। बहुत आसान परिभाषा है इसकी, जो खींचने के नियम हैं तीनों। तो यहाँ पे हमें बताना है, आपको पता है कि ये अवतल चित्र भी बनाना है, ये ध्यान रहे, अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। प्यारे बच्चों, हम यहाँ लिख रहे हैं तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से जाने वाली, वक्रता केंद्र से जाने वाली, से कहाँ जा रही हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे अवतल दर्पण, अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली। ब्रैकेट में क्या होगा, उत्तल दर्पण, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं, पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। इस प्रकार आपने गोली दर्पणों से संबंधित जो प्रतिबिंब खींचने के नियम हमको देख लिया। अगर आपसे पूछा जाए गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम बताइए, तो आप पहले बताएंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम। कितने नियम? 3। तीनों आपने देखा है, मुझे उम्मीद है कि आप नोट भी किए होंगे और इसको याद भी करेंगे आप। इसके बाद आपको अगले वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया जाएगा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। हेडिंग अगली लिखवा दे रहे हैं। अगली वीडियो के लिए हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। आपको अगले वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का खींचना बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें